नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। और आज की खबर 5 बजे में सिर्फ यह खबर नहीं है कि सिस्टम ने क्या किया, और जो भरत भूषण हत्याकांड है, हर भरत भूषण जो एनकाउंटर है, उस पर जो बवाल है, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सिस्टम को हिला देने वाला एक बड़ा सवाल है इस एनकाउंटर पे कि भोजपुर के बिलौटी गांव से न्याय की यह आवाज अब जनसैलाब में तब्दील हो चुकी है। और हालात ऐसे हैं कि गांव की हर सड़क, हर मोड़, हर गली पे सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस। भीड़ हजारों में नहीं, जनसैलाब में तब्दील हो चुका है। पोस्टर लगे, नारे गूंज रहे हैं, माहौल लगातार टेंशन से भरा हुआ है। भोजपुर के बिलौटी से उठी इंसाफ की आवाज अब बिहार की राजनीति और पुलिस व्यवस्था के लिए एक बड़ा इम्तिहान बनती जा रही है। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर सवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज बिलौटी गांव में हुई विशाल महापंचायत ने साफ संकेत दिया है कि मामला अब सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि न्याय बनाम सत्ता की लड़ाई बन चुका है। हजारों लोगों की मौजूदगी, 1 लाख से ज्यादा भीड़ के दावे, हाईवे से गांव तक लगे पोस्टर और मंच से सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बिहार बड़ा आंदोलन करेगा। इतना ही नहीं, अब रिटायर्ड जज ही नहीं बल्कि सिटिंग जज से जांच कराने की मांग भी तेज हो गई है। इधर इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट यह है कि भरत तिवारी की मां की शिकायत पर एसडीपीओ और एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और 5 पुलिसकर्मी को अटैच भी कर दिया गया है मुख्यालय से। लेकिन गांव वालों का गुस्सा अब भी शांत नहीं हो रहा है। सीधा सवाल है कि क्या भरत तिवारी एनकाउंटर में सच को दबाया जा रहा है? क्या एफआईआर के बाद भी न्याय दूर है? और क्या बिलौटी की महापंचायत बिहार की राजनीति का नया टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे हम ये करेंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कुछ नज़ारे, कुछ बाइट, कुछ प्रतिक्रियाएं। और यह जो महापंचायत वहाँ हुई है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो बिलौटी गाँव में हुई है। और ये इस महापंचायत में जो लोग हुए हैं, जो लोग आए हैं, उनके जो बयान है, खासतौर पर प्रशांत किशोर, उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन के भीतर अगर इस पर सरकार कोई फैसला नहीं करती है, अगर कोई निष्पक्ष जांच का रिजल्ट नहीं आता है तो वो फिर जो है बड़ा जन आंदोलन करेंगे। मैं एक बार पैनलिस्ट से कहूँगा कि जो तस्वीरें आई हैं महापंचायत की, वो महापंचायत की तस्वीरें दिखाएं और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं हैं वो प्रतिक्रियाएं सुनाएं। भाई, जो सीधी एक लोगों की परिवार की जो मांग है, वो मांग बिल्कुल क्लियर है कि उनको पैसा, कॉम्पनसेशन, नौकरी नहीं चाहिए, उनको न्याय चाहिए। और न्याय कब होगा? जब इस हत्या में हत्या करने वाले और हत्या कराने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तभी न्याय होगा। ऐसा उनकी माताजी का भी मानना है। तो जो बात अभी हमने कही है कि न्यायिक जांच जो सरकार करा रही है वो रिटायर्ड जज से नहीं, सिटिंग जज से होना चाहिए और 3 महीने के अंदर अंदर पूरी न्याय जांच की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, जो अभी तक लोग नहीं उठा रहे हैं, कि न्यायिक जांच का दायरा सिर्फ यहाँ जिले के पुलिस प्रशासन का नहीं होना चाहिए। पटना में बैठे बिहार का जो गृह विभाग है, जो गृह मंत्रालय है, जो एसटीएफ है, डीजीपी है, गृह मंत्री है, उसकी भूमिका का भी जांच होना चाहिए। ये स्पष्ट होना चाहिए कि क्या पटना में बैठे हुए अधिकारियों ने, नेताओं ने गोली चलाने का आदेश दिया या यहाँ पर जो अधिकारी आए थे उन्होंने अपनी मर्जी से गोली चलाई है, ये भी जांच का हिस्सा होना चाहिए। देखिए, पुलिस रक्षक होता है, लेकिन आज के डेट में पुलिस भक्षक हो गया है। एक एग्जाम्पल है आरा का भरत तिवारी हत्याकांड। जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया तो फिर उनका इनकाउंटर क्यों किया गया? ये कौन तरीका है प्रशासन के काम करने का? प्रशासन को वेतन कहां से मिलता है? आम जनता जो टैक्स का पैसा देता है ना, उस टैक्स के पैसा से जो है प्रशासन को वेतन मिलता है। आप जनता के रक्षक हैं, आप जनता के भक्षक नहीं हैं। आपने जिस प्रकार का कार्य मेरे साथ किया है, जिस प्रकार का कृत्य मेरे साथ किया है, आपके गलत कार्रवाई की वजह से आज हमारा भाई हमारे साथ नहीं है। अगर आप गलत कार्रवाई नहीं करते, अगर झूठी केस में हमारी गिरफ्तारी नहीं होती, तो आज हमारा भाई हमारे साथ होता। और भरत तिवारी केस में भी आप देखिए, जब सरेंडर कर दिया गया है तो किस बात का जो है आपको इनकाउंटर किया गया है?
जी देखिए, हम लोग आए हुए हैं और हम लोग पूरी आवाज़ उठाएंगे कि भरत जी को न्याय मिले, क्योंकि जो लड़ाई वो लड़ रहे थे, मुझे लगता है कि हर किसी को वो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और ये लोकतंत्र है। यहाँ पे हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी है और हर किसी को सवाल करने की आज़ादी है और हर किसी को अपनी शिकायत दर्ज करने की भी आज़ादी है, तो न्याय तो मिलना चाहिए। तब सियासत गर्म हो चुकी है इस एनकाउंटर को लेकर के, और जो सियासी गर्मी है वो जातीय गर्मी, जातीय टकराहट में बदलती जा रही है। हर एक व्यक्ति जो है जाति के हिसाब से, जाति के नेता के हिसाब से अपने अपने बयान दे रहा है। प्रशांत किशोर जो है यहाँ पर आज पहुंचे, इससे पहले भी जो दूसरे कांड है उसमें वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन ये यहाँ पर इसलिए पहुंचे कि हालांकि वो इसी क्षेत्र के हैं प्रशांत किशोर, और यहाँ पे आए हैं क्योंकि ब्राह्मण जाति से आते हैं, और जो दूसरे जो जीतन राम मांझी हैं, जीतन राम मांझी जो है इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो ब्राह्मण के जाति से नहीं आते हैं। तो जिस तरीके से सियासत हो रही है, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यह जो फेक इनकाउंटर का मामला है वो जातीय संग्राम में बदलता जा रहा है। तो दलितों का जो एनकाउंटर है उस पर क्या कहा था, जो जीतन राम मांझी जो दलित के नेता हैं, केंद्र के मंत्री भी हैं, उन्होंने इस एनकाउंटर पे क्या कहा था कि दलितों का एनकाउंटर हो तो नक्सली था, मारा गया, मुसलमान का एनकाउंटर हो तो आतंकी था, मारा गया। ऐसे कहने वाले लोग ही भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी के पास अवैध पिस्तौल आया कहां से, किन लोगों के शह पे इस आपराधिक वारदात को पर राजनीति हो रही है। देश संविधान से चलेगा या फिर अवैध पिस्टल की नोक से। भरत तिवारी कोई क्रांतिकारी नहीं था जिसका जातिवाद मानसिकता के लोग समर्थन कर रहे हैं। पूर्व में भी आपराधिक मामले को लेकर इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। वैसे एक टीवी एंकर का नाम इन्होंने लिया है कि जैसे कुछ लोग इस लाइन, ये सटीक लाइन बैठती है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। जीतन राम मांझी ने इस शायरी के जरिए जो है लोगों पे इस एनकाउंटर पे कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले लोग जो हैं वो जातीय राजनीति कर रहे हैं, और जो विरोध कर रहे हैं वो यही इल्जाम जीतन राम मांझी पर भी लगा रहे हैं। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। एक राहुल आनंद है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संघ के बैकग्राउंड के हैं और ऐसे विषयों पे बहुत अच्छी समझ रखते हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है। और अंजनी पांडे हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं अंजनी से एक बार अपडेट लेना चाहूँगा। अंजनी, आपके पास क्या अपडेट है? जो महापंचायत हुई थी, कितने लोग आए थे वहाँ पर, और जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि लाखों लोग आए थे इसमें, और पोस्टर जो है पूरा भोजपुर मुख्यालय से लेकर के बिलौटी गाँव तक पूरा पोस्टर फटा हुआ था, पूरा हाईवे जो है वो जाम किया गया था, या जाम अपने आप हो गया था इतने लोगों के आने की वजह से। आपके पास क्या अपडेट है? जो महापंचायत आयोजित की गई थी, उस महापंचायत में भरत तिवारी को लेकर के जो जिस तरीके से लोगों में आक्रोश है, वो आक्रोश साफ दिखा। और न सिर्फ बिलौटी गांव बल्कि आसपास के इलाके और दूसरे प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, जो उस गांव से सटता है, उस इलाके से सटता है, सीमावर्ती इलाका है, वहां के लोग भी जो है वो इसमें शामिल हुए थे। और हजारों की संख्या में लोग जो है वह शामिल होकर के सरकार से ही मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से यह इनकाउंटर किया गया है, उस इनकाउंटर में जो शामिल है या फिर इस काउंटर में जो जिन लोगों की संलिप्तता है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें उचित न्याय जो है वो मिल सके इस परिवार को और भरत तिवारी को। जिस तरीके से वह उस गांव के लोगों के लिए या फिर उस इलाके के लोगों के लिए जो आवाज उठा रहे थे, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जो शासन तंत्र था उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, और लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, चूंकि वह कटाव पीड़ित इलाका है और वहाँ विस्थापित लोग थे, जो कटाव का क्षेत्र है, उस कटाव के क्षेत्र के विस्थापित लोग वहां पर रखा गया था। और वह चूंकि काफी गड्ढा वाला इलाका था और यही मानना था कि फिर से एक बार यदि बारिश आएगी तो फिर से यहाँ पर जो है वो जल जमा हो जाएगा और लोगों की मुश्किलें जो है वो और भी बढ़ जाएगी, जिसको लेकर के कई बार आवाज उठा चुके थे। और एसडीएम वहां के जो एसडीएम है साकेत कौर, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। और कहा जा रहा है कि बस उनके खिलाफ या शासन के खिलाफ जब आवाज उठाई तो उसके खिलाफ जो भरत तिवारी ने जिस तरीके से आवाज उठाई थी उसको लेकर के आक्रोशित था जो प्रशासन तंत्र था। और यही वजह थी कि सरेंडर करने के बावजूद जो अधिकारी वहां मौजूद थे, खास करके कहा जा रहा है कि जो एसडीपीओ थे, उन्होंने आदेश दिया कि इसे गोली मार दी जाए, और तब फिर उसे गोली मार दी जाती है सरेंडर करने के बावजूद। ऐसा लोगों का कहना है, जो प्रत्यक्षदर्शी उनका मानना है। लेकिन अब जिस तरीके से न्यायिक जांच की मांग की जा रही है, न्यायिक जांच कमेटी बैठेगी और न्यायिक जांच का ऐलान तो मुख्यमंत्री ने कर दिया है। न्यायिक जांच की मांग मेरे ख्याल से जो है पूरी हो गई है। 2 दिन पहले ही
3 दिन पहले मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि रिटायर्ड जज से जो है इसकी जांच करवाई जाएगी, लेकिन अब जो है प्रशांत किशोर करें कि नहीं, सिटिंग जज से करवाई जाए। खैर अब इस पर राजनीति शुरू हो रही है, मैं आगे भी आपसे अपडेट लूंगा। बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ राहुल आनंद जी जुड़ गए हैं। राहुल, 2 सवाल हैं। एक सवाल ये कि जो एनकाउंटर हुआ वो फेक था या सही में एनकाउंटर था? एनकाउंटर सही में तभी हम मानेंगे जब दोनों तरफ से गोलियां चलें और जब अपराधी अपना हथियार डाल दे, तो मुझे लगता है कि उसके बाद पुलिस को जो है, ये भारत और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हो रही थी कि हथियार डालने के बाद भी आप दुश्मन के सिपाही को जो है आप गोली चला सकते हो वहाँ पे। ये जो एनकाउंटर है ये अपने देश में हो रहा था, अपने समाज में हो रहा था और पुलिस के साथ ये था, हथियार डाल चुका था। इसके पूरे वीडियो हैं। क्या ये जो स्थिति आई, मैं एनकाउंटर के पहले की स्थिति, ये जो स्थिति आई, क्या जो भारत भूषण तिवारी था, क्या सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, इसका भुगतान उसे अपनी जान दे करके करना पड़ा, या इसकी वजह सही में, जैसा कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं, आपके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि अवैध पिस्तौल रखे हुए था अपने पास और इससे पहले भी वो जेल जा चुका था। क्या ये अपराध काफ़ी है उसे मार देने के लिए? मुकेश जी, आज जो ये हम चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा की जो गंभीरता है वो कहीं ना कहीं राज्य के अनुशासन से संबंधित है। और आप ही चैनल के माध्यम से इस बात का मैं खंडन करना चाहता हूं कि किसी भी राज्य की बात करें या किसी भी राष्ट्र की बात करें, उसकी जो कानून व्यवस्था होती है वो उस राज्य का श्रृंगार होता है। देखिए, जो घटना घटी है, इस घटना में कहीं कोई ऐतराज नहीं है कि ये दुखद घटना है, लेकिन इसकी दूसरे पक्ष की भी बात होनी चाहिए। उसकी दूसरी पक्ष की बात ये होनी चाहिए कि सभ्य समाज के अंदर क्या इस तरह के जो वारदात घटते हैं, क्या वो जायज है? लोगों को शिकायतें हो सकती है, सरकार से हो सकती है और सरकार के कार्यशैली पर शिकायत हो सकती है, लेकिन इसके लिए अवैध तरीके से हथियार उठाना ये जायज नहीं है। मैं मानता हूं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था के चलते जो चूक हुई है, आज इसीलिए जांच का एक बहुत बड़ा विषय बन गया है और कहीं ना कहीं इसकी न्यायिक जांच की जो मांग की गई थी और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया और सीरियसली लेने के बाद इसके ऊपर उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित जो अधिकारी हैं, जैसा कि एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बाद लगातार कार्रवाई करके उन लोगों को सस्पेंड भी किया गया है और साथ ही साथ जो एफआईआर की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है, जो महापंचायत की जो बातें चल रही हैं, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश में लोकतंत्र की अगर व्यवस्था की हम बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं, लोकतंत्र में मौलिक अधिकार की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको ये अधिकार मिला है कि वो सरकार को घेर सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं और सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन को बैठ सकते हैं। लेकिन ये इसकी जो पवित्रता है वो निश्चित रूप से न्याय दिलाने के तरफ होनी चाहिए, ना कि राजनीति के केंद्र बिंदु में होनी चाहिए। जैसा कि आज चल भी रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक पार्टी की राजनीतिक चमकाने की भी दिशा और दशा नजर आ रही थी। मैं बिल्कुल उस परिवार के साथ खड़ा हूं जिस परिवार के साथ वो घटना घटी है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है जिन्होंने अपने पुत्र को खोया है, लेकिन उसके बाद जो घटना घटी है वो निश्चित रूप से एक जांच का विषय है। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले ये उचित होगा कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए जांच के रिपोर्टों को। राहुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सरकार की मंशा पे सवाल तब उठता है कि जब सरकार के ही एक वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो है उसका विरोध कर देते हैं, उसे अपराधी बता देते हैं। जैसे अभी आपने भी बताया, अभी आपने बातचीत के क्रम में ये कहा कि पिस्तौल रखना वो कोई अच्छी बात नहीं है, वो आपराधिक कृत्य है। तो अभी कोई जस्टिफाई तो नहीं कर रहा है कि वो अगर अवैध हथियार लेके घूम रहा था, पुलिस पे तान रहा था, पुलिस पे फायरिंग कर रहा था, इसको किसी ने जस्टिफाई नहीं किया है। ना मैंने किया है, ना अंजनी ने किया है, या जितने भी लोग वहां पर गए हैं इस महापंचायत में, किसी ने जस्टिफाई नहीं किया कि भरत भूषण अगर किसी अवैध हथियार को लेकर के लहरा रहे थे, पुलिस की पर फायरिंग कर रहे थे, पुलिस को तान रहे थे, तो उसको किसी ने जस्टिफाई नहीं किया। लेकिन आपने भी अभी वही बात कही जो बात जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वो अपराधी था। तो अपराधी था तो सजा कोर्ट देगी कि पुलिस थाना दे देगी घेर करके, और अपराधी था तो उसने हथियार डाल दिए थे ना। बात तो एनकाउंटर और फेक एनकाउंटर की हो रही है, तो फिर उसके चरित्र पे सवाल उठा करके आप मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?
मुकेश जी, मैं उनके चरित्र पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं बस एक सब समाज की बात कर रहा हूं। और ये समाज में ये चर्चा का विषय होना चाहिए कि क्या किसी की भी जगह पे अगर कोई हथियार रहता है, अगर वो गैर लाइसेंसी है, तो उसको निश्चित रूप से अवैध हथियार ही बोलेंगे। मैं मानता हूं कि जो घटना घटी है वो दुखद है। मैं अभी भी कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वहां पे जो स्पॉट पे जो पुलिस अधिकारियों के द्वारा जो गलती की गई है, जैसा कि अभी दिख भी रहा है और जिन लोगों को सस्पेंड भी किया गया है, मैं पुनः आपके चैनल पे इस बात को कहता हूं कि जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता है दस्तावेजों के आधार पर, तब तक किसी प्रकार का फैसला को अंतिम पायदान तक पहुंचाना उचित नहीं होगा। यहाँ मैं एक 2-3 चीज बातें आपके चैनल के माध्यम से और रखना चाहता हूं जो बिल्कुल स्पष्ट हो, जो ये चर्चा के समय जो हमारे जो आपके चैनल के जो दर्शक हैं, वो जो देख रहे हैं, उनके सामने मैं 5 पॉइंट में कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखना चाहता हूं। शुरुआत करते हैं हम सरकार से। देखिए, सरकार ने मामले को दबाया नहीं, जांच कराई। ये एक सब प्रथम दृष्टया की बात है कि घटना के बाद जो उच्च स्तरीय जांच के जो आदेश दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को पारदर्शिता के साथ खंडन करता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। जो भी संबंधित पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करने की जो चर्चा चल रही थी, वो उनका निलंबन भी हो चुका है। यदि सरकार को चाहती छुपाने के लिए, तो इतने जल्दी कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब राहुल, आनंद जी, आप बीजेपी बचा रही है, अपने मंत्री को बचा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री ने इसलिए तुरंत फैसला किया कि समाज का तुरंत जो दबाव आ गया था, इतने ज्यादा रिएक्शंस हो रहे थे, सभी लोग सड़कों पे थे, तो मुख्यमंत्री को फैसला लेना पड़ा। मुख्यमंत्री इधर फैसला करते हैं न्यायिक जांच की, और आपके केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि वो अपराधी था। ये कौन सा न्याय कर रहे हैं आप? ये बचा रहे हैं आप? देखिए मुकेश जी, देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि यहाँ पे हर कोई अपने बातों को रख सकता है। और जो एनडीए की जब हम चर्चा करते हैं, तो एनडीए में हमारे मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें कोई मतभेद नहीं है। किसी की भाषा की शैली बदल सकती है, अपनी बातों को नहीं, मैं वो कहाँ कह रहा हूँ कि आप में मनभेद है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार की मंशा पे सवाल है कि सरकार जो है न्यायिक जांच की बात तो कर रही है, लेकिन न्यायिक जांच न्यायपूर्ण तरीके से हो, इसमें आशंका है। क्योंकि आपके एक मंत्री जो है वो आदेश दे रहे हैं न्यायिक जांच की, और दूसरा केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि वो अपराधी था। और अपराधी था, अगर उसके पास अवैध हथियार थे, तो उसके लिए दोषी कौन है? उसके लिए दोषी सरकार तो है। आप वो कैसे, आप बिहार में वहां पर अवैध हथियार मिला वहां पे, और इसी समाज ने, आप समाज की बात, इसी समाज ने पान सिंह तोमर को भी अपराधी बना दिया था। पान सिंह तोमर को भी इसी समाज ने डकैत बना दिया था। वो सेना के जवान थे, पान सिंह तोमर एथलीट थे, भारत के लिए पदक जीत रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन सिस्टम ने उसे अपराधी बनाने, डकैत बना दिया, और आखिर सिस्टम ने उसकी हत्या कर दी। उसी तरीके की हत्या यह भी है। आप इसको कह रहे हैं कि वो पान सिंह तोमर का जमाना भले आज से 40-50 दशक पहले की बात है, लेकिन आज जो हुआ है भरत भूषण के साथ, वही चीज पान सिंह तोमर के साथ भी हुआ था। देखिए, भरत भूषण तिवारी जिनके साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, वो एक समाज के अंदर एक संदेश देने का काम कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि हमारी क्या तकलीफें हैं। देखिए, समाज सेवा करना और समाज में सामाजिक स्तर पर जाकर जो सरकारी तंत्र है उसका विरोध किया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल आना भी चाहिए लोकतंत्र में। देखिए, हमारे पार्टी के अंदर की अगर बात करिए, तो हमारे खास करके भारतीय जनता पार्टी के भी ऐसे प्रमुख नेतागण रहे हैं जिन्होंने इसका प्रतिकार किया है। उसमें हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, और ये एक खूबसूरती है हमारी पार्टी की। हमारी पार्टी की ये खूबसूरती है कि हर किसी ने अपनी बातों को कहा और अपनी बातों को माना, और सरकार ने इस चीज को समझा और सरकार ने इसके ऊपर निर्णय भी लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अगर आप किसी को भी अगर बहुत ताकतवर गाड़ी खरीद कर देते हैं, स्कॉर्पियो जैसी अगर गाड़ी हाथ में देते हैं, तो वो अगर चलाने की अगर स्थिति होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुचल दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आपको संभल कर चलना है और अपने बुद्धि विवेक पे उस पर ब्रेक भी लेना है। जिन लोगों ने गलती की है, जिन लोगों ने भी गलती की है, जो सरकार में प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, चाहे वो कितने भी वरिष्ठ क्यों ना हो, कितने भी ऊंचे स्थान पे क्यों ना स्थापित हो, उन सबके ऊपर जो कार्रवाई की जो जांच जा रही है, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करता हूं कि 100% उसमें न्यायिक जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमारी सरकार की जो एक पॉलिसी रही है कि ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं,
क्राइम कंट्रोल करने की जो नीति है वो 2005 से शुरू हुई है, उसको लेकर जीरो टॉलरेंस की बातें होती रही है और उसी आधार पे जो नई सरकार है अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। ठीक है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अब मैं ये कहूँ, लेकिन न्यायिक जांच का आदेश तो दे दिया गया है, लेकिन अभी जो है कमेटी गठित नहीं हुई है, किनके नेतृत्व में गठित हुई अभी जनता जानना चाहेगी। लेकिन सैफ अली इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के नेता है। सैफ अली, इस पूरे मसले पर मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से राजनीति होते होते जो है अब विरोध करते करते लोग जो है जातीय राजनीति में उलझ गए हैं, उसी तरीके से विरोध हो रहा है, उसी तरीके से समर्थन हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आरजेडी की प्रतिक्रिया, आरजेडी क्या सोचती है, आरजेडी किस तरीके से इसको लेती है, वो उस पर आप टिप्पणी करें। सैफ अली। सैफ अली जी, आप अनम्यूट करें, आपकी बात आ नहीं रही है। आप अनम्यूट करें सर अपने आप को, बात नहीं पहुंच रही है। सैफ अली, आप अनम्यूट करें, मोबाइल म्यूट है आपका। हाँ, अनम्यूट कर लिया मैंने। हाँ जी, अब आ रही है जी, आ रही है जी। मैं सबसे पहले भरत भूषण तिवारी की जो पुलिस कस्टडी में हत्या की गई उसकी मैं निंदा करता हूँ। कस्टडी में नहीं था सर, वो कस्टडी में नहीं था सर, वो तो एनकाउंटर हुआ। हथियार फेंक दिया, उसके बाद पुलिस को पकड़ते हुए जो लाइव उसका फेसबुक लाइव हम देख रहे थे, वो रेड शर्ट में था, उसने अपना पिस्टल पहले दिखाया। वो 3 छोटे मोटे एजिटेशन के केस थे, उसपे कोई बड़े क्रिमिनल केसेस नहीं थे, उसपे न कहीं लूट, हत्या, बलात्कार, नहीं कोई बड़े ऐसे केस थे जैसे ऋषुराज सिन्हा के ऊपर केस हो, उस तरह का बड़ा भ्रष्टाचार का भी कोई केस नहीं था उसपे। लेकिन वो खुद इनकाउंटर का शिकार हुआ, जहां मोदी जी ने 5,500 इनकाउंटर किए यूपी में, इसमें आधे से ज्यादा निर्दोष लोग थे, उसका भी वो समर्थक था शायद। और उनमें आधे लोग अगर कसूरवार थे तो भी उनको फेक इनकाउंटर में यूपी में जो मारा गया उसका वो बहुत बड़ा प्रशंसक भी था, और उसका ही इनकाउंटर हो जाता है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिसके ऊपर कोई बड़ा क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। तो इसका मतलब यूपी के अंदर जितने लोगों का इनकाउंटर हो उसमें आधे से ज्यादा निर्दोष लोगों का इनकाउंटर हो। हिंदुस्तान में जैसे किसको बता रहे हैं, एक दो नाम लीजिए, ज्यादा निर्दोष लोगों के एक दो नाम, वैसे एक दो निर्दोष लोगों का नाम बताइए जिनका फेक इनकाउंटर हुआ यूपी में। कहाँ की बात, यूपी की बात बताओ। यूपी की बात, जैसा अभी आपने यूपी में कहा ना फेक एनकाउंटर हुए, तो 2-4 यूपी में अभी तक जब 2017 से योगी जी की सरकार है, 5,500 लोगों का इनकाउंटर हुआ है, जिनमें आधे से ज्यादा लोग हमारी एक दो का नाम आप बता सकते हैं, एक दो का नाम बता सकते हैं? क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। चलिए ठीक है, मैं आऊँगा। अभी हमारे साथ अब योगी जी आ रहे हैं, एक बार मैं सीधा लिया चलता हूँ आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं बेंगलोर में, क्या कह रहे हैं एक बार सुनाते हैं आपको। और उसके माध्यम से आज यूपी का किसान तेजी के साथ जहां एग्रीकल्चरल सेक्टर में उन नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, एमएसएमई का बेहतरीन नेटवर्क भी यूपी ने पिछले 9 वर्ष के अंदर विकसित किया है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट आज के दिन पे यूपी के पास मौजूद है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो पहली यानी महत्वपूर्ण शर्तें हैं, उनमें उसका आधारभूत ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है कि उनके पास एमएसएमई का एक बेहतरीन नेटवर्क हो। और ये अलग अलग सेक्टर में आज आप यूपी की इस स्टोरी को, जो हम लोगों ने एमएसएमई को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया, वह आज यूपी के पास मौजूद है। यानी आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पास एग्रीकल्चर के साथ साथ यूपी के पास एमएसएमई एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो इन्वेस्टमेंट की जो संभावनाएं यूपी के अंदर हैं, और जो हमें वहां पर अब तक प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसके माध्यम से वहां पे बेहतरीन एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की कार्रवाई यूपी के अंदर बढ़ी है। अकेले यूपी के अंदर पिछले 9 वर्ष के अंदर हम यूपी के अंदर देखें तो 18,000 से अधिक बड़े औद्योगिक संस्थान यूपी के अंदर स्थापित हुए हैं। यानी आज से 9 वर्ष पहले यूपी के पास जो बड़े कारखाने थे, बड़ी इंडस्ट्री थी, उनकी संख्या 14,000 थी। आज ये बढ़कर के 33,000 से ज्यादा यूपी के अंदर हुई है, और तेजी के साथ इसमें ग्रोथ हो रही है।
आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को इसके लिए आमंत्रित करूंगा कि आप यूपी की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में आप हमारे इन्वेस्टर पार्टनर के रूप में यूपी के अंदर आए, इन संभावनाओं को देखें। हर एक सेक्टर की उन संभावनाओं में यूपी और तो बेंगलोर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जो संभावना है उद्योग लगाने की वो उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा है और सारे इन्वेस्टर्स जो है उत्तर प्रदेश आए और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें ताकि यूपी का विकास हो और उद्योग धंधों का भी विकास हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी। लौट के आते हैं तो हम अपने मेहमानों के साथ दोबारा चर्चा की शुरुआत करेंगे। जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत वापस लौट के आते हैं। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हमारी फिल्म आर्मी वाली और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है। चाहे कितने ही मुश्किल रास्तों पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ वेलकम टू द जंगल इन सिनेमाज फ्रॉम जून 26। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि जो फेक एनकाउंटर हुआ है भोजपुर में, उस पर संग्राम, राजनीतिक संग्राम बढ़ते बढ़ते अब जातीय संग्राम में तब्दील होता जा रहा है। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। सैफ अली हैं, नेता आरजेडी की तरफ से, और राहुल आनंद है, बीजेपी के प्रवक्ता। दोनों से हमारी चर्चा जारी है। वापस एक बार सैफ अली जी के पास जाएंगे, चूंकि ब्रेक से पहले मैंने उन्हें रोक दिया था बोलने से। सैफ अली जी, आप कह रहे थे कि कुछ उत्तर प्रदेश में जो फेक एनकाउंटर हुए हैं वो फेक ही हैं और बिना अपराध के उनको मारा गया, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि कुछ नाम अगर आप बताते तो मुझे दर्शकों को बताने में थोड़ी आसानी होती। जी, कौन से वैसे क्रिमिनल्स हैं जिसको आप कह रहे हैं कि नहीं फेक एनकाउंटर हुआ, उनके ऊपर कोई है? जरा बताएं, उनका 2-4 नाम तो बताएं आप सैफ अली। बिहार में ही कमलेश बिंद की हत्या हुई, रामशरण यादव की अभी आप फिर आ गए, आप बिहार में आ गए। मैं तो बिहार में बाद में, मैं बिहार में नहीं पूछता आपसे, आपने उत्तर प्रदेश में कहा तो मैंने इसलिए आपसे लिस्ट मांगी थी। तो उत्तर प्रदेश की मैं पूरी लिस्ट आपको दूंगा। अब कब देंगे आप मुझे, कब देंगे आप मुझे? आप जब बैठते हैं तो 1-2 तो कम से कम नाम लीजिए सैफ अली साहब, आप तो वरिष्ठ नेता हैं। आप 2-4 ना, आपको ऐसे बिना डेटा का बात नहीं करना चाहिए।
दो चार नाम तो बताइए क्या है। से लेके मेरा तक दूंगा नाम अभी आपको। मैं सुना नहीं सब। उसमें मरने वाले सब जाति के लोग हैं, चाहे बिकरू हत्याकांड में विकास दुबे हो या तो विकास दुबे अपराधी नहीं थे, लेकिन उनकी जो हत्या हुई थी, उनकी गाड़ी चेंज हुई, उनकी गाड़ी को पलटी किया गया। हाँ। जिस हालत में उनको मारा गया उस पर तो कोर्ट भी लोग गए थे सर, उस पर तो कोर्ट भी गए थे, उस पर तो कोर्ट भी गए थे लोग, और उस पर कोर्ट ने जो बात कही वो सबको पता है क्या कहा। अंजनी पांडे कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं एक बार अंजनी जी के पास जाऊँ। अंजनी जी कुछ अपडेट है? इस तरह से देखिए, जिस तरह से राजनीति हो रही है इसमें राजनीतिक रोटी सेकने की भी जो है वो कोशिश की जा रही है। कई राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा जो है वो इस एनकाउंटर को लेकर के जो है राज्य सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार भी बैकफुट पर आती दिख रही है और लगातार राज्य सरकार जो है अपने निर्णय को बदलती दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से शुरू में जिस तरह की बात कही गई थी, उसके बाद जब आरोप लगाया गया तो उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो है वह तत्काल एक घोषणा कर दी थी कि अब न्यायिक जांच आयोग बैठेगा और न्यायिक जांच जो है वो सिटिंग जज नहीं बल्कि अवकाश प्राप्त जज जो है उनके जरिए जो है वो इस पर न्यायिक जांच की जाएगी। लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज कर दिया गया है परिजनों के द्वारा, तो जो एसडीपीओ थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और उन्हें जो है वो लाइन हाजिर कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो सस्पेंडेड थे थानाध्यक्ष, उन्हें भी जो है वो सस्पेंड किया गया था पहले ही दिन। लेकिन इसके बाद जो वहां के एसडीएम है जिसके खिलाफ लगातार भरत तिवारी जो है आज उठा रहे थे, उनसे भी अब पूछताछ होने की संभावना जो है वह बनती दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए, चूंकि वह कटाव पीड़ित इलाका है, कटाव पीड़ित तो वहां के लोग थे, उनके लिए वह आवाज उठा रहे थे भरत तिवारी, तो उनसे भी एक बार जरूर इस मामले में पूछताछ की जाएगी जब न्यायिक आयोग का गठन होगा। हालांकि अब तक कोई नाम का जो है ऐलान नहीं किया गया है कि इनकी अध्यक्षता में जो है वह न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा इस एक इनकाउंटर के जांच के लिए। लेकिन इसको देख करके देखें तो प्रदेश की राजनीति जो है वह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दल के नेताओं के द्वारा जो है इस पर राजनीति की जा रही है। और एक और हालांकि पुलिस की बात करें तो जो मुख्यालय है, पुलिस मुख्यालय, उसने भी इस बात को माना है कि पुलिस से उस वक्त जो है वह चूक हुई और यदि धीरे से काम लिया जाता, सहिष्णुता के साथ काम लिया जाता, तो यह इनकाउंटर की नौबत जो है वह नहीं आती। हालांकि अभी भी पुलिस का यह मानना है कि इनकाउंटर जो किया गया उस पुलिस पर गोलियां चलाई जा रही थी, अपने सुरक्षा के लिए आत्मरक्षार्थ जो है वह यह गोलीबारी जो है की गई और उसी में जो है वह भरत तिवारी को जो है वो उसमें गोली लगी और उसके बाद उनको देखिए इसमें तो जो भी बोलेगा, जो भी न्यायिक आयोग आएगा, वो तो इतने सारे वीडियोज हैं। उन्होंने आखिरी वीडियो भी जो है जब सरेंडर किया था वो भी उसने फेसबुक लाइव किया था। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सबूतों की कोई कमी नहीं है। इसमें केवल जो है आपकी मनसा अगर है कि सच को बाहर लाना है, तो इससे मुझे लगता है कि सबूतों की कोई कमी नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा डीप जा करके जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल जी, क्या आपको लगता है कि अगर मनसा सही है तो दूध का दूध, पानी का पानी जो है तुरंत हो जाएगा? इसके लिए इतना तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब न्यायिक आयोग के लिए न्यायिक जाँच की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री ने, तो टीम की भी घोषणा कर देनी चाहिए। और देखिए ये मामला जो है वो निश्चित रूप से बहुत ही फूंक कर चलने की आवश्यकता है इसमें। और जो न्यायिक जांच के जो टीम मेंबर जो बनने वाले हैं उनकी भी लगातार चर्चाएं चल रही है, उसमें जो बेहतर होगा। क्योंकि अभी कुछ समय कुछ मीडिया के अंदर कुछ बयान चल रहे थे जिसमें कुछ लोगों का मानना था कि रिटायर्ड जज नहीं, जो सिटिंग जज है उससे कराई जाए। तो सरकार इस सब चीजों पर मंथन कर जो भी उचित निर्णय होगा वो लेगी। और एक चीज के मैं आपको भरोसा दिला देता हूँ, जैसा कि आपने भी बोला, उसी बातों को आगे बढ़ाते हुए कि इसमें सबूतों की कमी नहीं है और जो प्रारंभिक जांच में जो भी चीजें आएंगी उससे स्पष्टता के आधार पर हर चीजों को दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। और मैं इसमें एक थोड़ा अपडेट आपको और देना चाहूंगा। देखिए जब ये घटना घटी थी, एसडीपीओ के नेतृत्व में यह घटना हुई थी, उसके बाद से जो वहां पे की जो प्रशासनिक व्यवस्था है लोकल स्तर पे, उसने भी एक लिखित में दिया था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा भी इसकी जांच कराई जाए। और वो इंडिपेंडेंट बॉडी भी होती है और वो दो तरह से जांच करती है, एक लिखित करती है और एक अपना भी जांच वो करती है। तो ऐसे तमाम चीजें आने वाली हैं सबके सामने। और जो हमारे बिहार के अंदर जो एक सबसे बड़ा जो प्रश्न है जिसका जवाब हर जनता जानना चाहती है, उस जवाब को जो मुकम्मल है उसको आने वाले समय में बहुत बेहतरीन जवाब मिलेगा। और सरकार की मंशा पे शक करने की जरूरत नहीं है। सरकार की मंशा, खासतौर पे मुख्यमंत्री की मंशा पे शक कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर उन्हें मनसा अगर गलत होती, उनको अगर लगता है जांच को इधर उधर करना होता, तो वो न्यायिक जांच की मांग नहीं करते। क्योंकि मुझे जहां तक याद है, चारा घोटाला के बाद से पहली बार न्यायिक जांच की
का आदेश किसी सरकार ने दिया है। इससे पहले केवल चारा घोटाला में न्यायिक जांच हुई थी, बाकी तो सब पुलिस ही कर रही है। स्थानीय कमेटी जो है वो बिठा दी, जांच कमेटी बिठा दी जाती है। तो मुख्यमंत्री की मंशा तो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री की मंशा के बाद जो जीतन राम मांझी जी का जो बयान आया है, वो मैं उसके बाद लग रहा हूँ कि उसके बाद शायद सरकार पे भी जो जातीय राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनका दबाव शायद हो गया है, और उस राजनीति को लेकर के ही आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। मैं सैफ अली जी के पास भी जाऊंगा। सैफ अली, क्या आपको लगता है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है, इसको फेक एनकाउंटर कहे या एनकाउंटर कहे, इसको लेकर के सरकार के भीतर भी जातीय राजनीति शुरू हो गई है? जातीय राजनीति का कोई सवाल नहीं है। ये तिवारी जैसे लोग जो कभी फेसबुक ट्विटर पे हमारे योगी और मोदी जी को फॉलो करते हैं, वो लोग अपने को कानून से ऊपर समझते हैं। ये उसका ही प्रतिफल है। उनके द्वारा इस तरह फेसबुक लाइव करके पिस्टल लहरा के जाके आत्मसमर्पण करना, और उस पर पुलिस द्वारा 5-5 गोलियां उनको मारी गई। शायद उनके बातचीत के व्यवहार में ऐसी बातें आई होगी जो अपने को योगी और मोदी का उत्तराधिकारी समझते रहे होंगे, और ये एक मेंटेलिटी आ गई है हिंदुस्तान के एक वर्ग में, जो कोई जिनको जॉब नहीं मिला वो एक्सप्लॉयटेशन में है। आज देश में 40 साल से में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज कम से कम 90। सैफ अली, आप मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा है, आप इस एनकाउंटर में मतलब सरकार का समर्थन कर रहे हैं या सरकार का विरोध कर रहे हैं, या भरत तिवारी को गलत मान रहे हैं या पुलिस को गलत मान रहे हैं? ये आपकी बातचीत से पता नहीं चल रहा है। नहीं, भरत तिवारी की जो मेंटेलिटी है, हाँ, फेसबुक लाइव करते हुए पिस्टल लेके वो व्यक्ति आया, हाँ, वो कहीं ना कहीं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ऐसे छोटे मोटे छुटभइये दल जो कौकसी करने वालों से चंदा लेते हैं, रोक उनसे टैक्स लेते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार लोग हैं, वो इस तरह की मेंटलिटी सरकार से अपने को ऊपर समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप भारत भूषण का मरने के बाद जो है आप उनका अपमान कर रहे हैं, और आप जैसे लोग ही हैं जो पान सिंह तोमर का भी अपमान कर देते। नहीं, वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो आप उसको क्या गाली देंगे? मानसिक रूप से विक्षिप्त भी कह रहे हैं आप उसे अपराधी भी कह रहे हैं। दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकता है? मानसिक रूप से विक्षिप्त है अगर, तो बीमार है ना वो। आप जिस तरह से फेसबुक लाइव पे उसने हाथ में, तो फेसबुक लाइव अगर नहीं करता तो आप लोग तो अब तक अपराधी समझ करके उसको कोर्ट से भी टंगवा दिए रहते। फेसबुक पे लाइव वो अपने डिफेंस के लिए कर रहा था ना, सबूत अपने डिफेंस के लिए कर रहा था। नहीं, वो बंदूक कर रहा, और हाथ में बंदूक लेकर, आप ही तो कहे जो मेंटली रिटायर्ड था, मानसिक रूप से मेंटली वो असंतुलित था, और उस पे हम उसका बचाव नहीं करें। हमें अवैध हथियार रखने के लिए आप उस पर कार्रवाई कीजिए ना। 7 साल की जेल है या मैक्सिमम अधिकतम आजीवन कारावास की सजा है। 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है अवैध हथियार रखने के लिए, मौत की सजा नहीं है। और सजा जो है हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोर्ट देती है, पुलिस को सजा देने का अधिकार नहीं है। आप लोग जो इनडायरेक्टली जो प्रोटेक्ट करने लगते हैं ऐसी चीजों को, उसी से इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं। नहीं, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, ऐसी मानसिकता देश में बह रही है। इस तरह हजारों युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं जिनके पास रोजगार और काम नहीं है, वो भरत भूषण तिवारी बनने का प्रयास में है, और कहीं नहीं फेसबुक पर कभी औरंगजेब को गाली देके, कभी बाबर को गाली देके। आप तो फिर इसे कम्युनल रंग दे रहे हैं। आप सैफ अली, आप इसे कम्युनल रंग दे रहे हैं। उसने कभी औरंगजेब को गाली देते हुए कोई भी नहीं, आप औरंगजेब को गाली देते हुए तो कोई वीडियो मैंने नहीं देखा उसका। आप उसे बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उसने औरंगजेब को गाली दिया। औरंगजेब को गाली देते हुए मैंने तो कभी देखा नहीं, उसका कोई वीडियो नहीं है। मैंने तो पूरा उसका सोशल मीडिया खंगाला हुआ है, आपने देखा नहीं है। मुझे लगता है आप किसी भी घटना को किसी भी घटना से जोड़ करके जो है अपनी बात केवल रख रहे हैं। आपको अगर तथ्यों की जानकारी नहीं है, भरत भूषण के बारे में अगर जानकारी नहीं है, तो पहले जानकारी हासिल कीजिए। आप किसी भी घटना को किसी भी घटना से जोड़, नहीं तो आप औरंगजेब वाला कोई इंसिडेंट बताइए आप, तो वो कौन सा इंसिडेंट है? औरंगजेब की आलोचना कब किया था? औरंगजेब की आलोचना होनी चाहिए, औरंगजेब कोई हीरो थोड़ी था। औरंगजेब आक्रांता था तो उसकी तो आलोचना होनी चाहिए, लेकिन उसने नहीं की थी उसकी आलोचना। आप उसे कम्युनल रंग दे रहे हैं। आप औरंगजेब ने देश में सबसे ज्यादा दिन सत्ता में रहा, और 212। हाँ भाई, देश में आप जैसे लोग समर्थन करते रहे उसका, हर एक दौर में आप जैसे लोग हुए हैं, आप जैसे लोग समर्थन करते रहे, तो सबसे लंबे समय तक जो है आप पे शासन करता रहा वो। नहीं, आप अकेले में मेरे से बात कर सकते हैं। औरंगजेब के बारे में जो फैक्ट्स है मैं उसमें बात कर सकता हूं। औरंगजेब के बारे में क्या फैक्ट्स है? बहुत। अरे भाई, जब सत्ता मिल गया तो वो अपना सत्ता बचाने के लिए कुछ अच्छे कार्य भी किए होंगे, लेकिन था तो वो बाबर की औलाद ही था ना।
था तो आक्रांता की औलाद ना। बाबर आक्रांता तो भाई आक्रांता नहीं था तो कौन था भाई? नई दिशा थी। अरे भाई मैं आपके घर पे कब्जा कर लूं और बहुत अच्छे से घर को रखूं, आप मंजूर कर लोगे क्या? नहीं, मैं आपके घर पे कब्जा कर लूंगा, मैं आपके घर का मेंटेनेंस बहुत अच्छा से करूं तो आप मुझे मंजूर कर लोगे? उस वक्त घर पे काफी नहीं तो वही चीज है ना औरंगजेब को आप लोग अपने दिमाग से ये जो है ना बाबर परस्ती अपने दिमाग से निकालिए आप लोग। अरे बाबर हमारा आक्रांता था भाई, आप पे और हम पे राज किया है। और आज जो आप मुसलमान हो गए हिंदू से, वो बाबर नहीं किया है आपको। आप खुद से तो मुसलमान हुए नहीं, तो बाबर के डर से ही तो हुए थे आप। तो आप उसको आप हीरो क्यों मान रहे हैं? अरे बात आप भारत का मुसलमान तो पहले सारा हिंदू था। 95% भारत का मुसलमान जो है ऑन रिकॉर्ड पहले हिंदू थे। और बाबर के बाद जब मुगल आक्रांता आए तो उन्हें डर से तलवार के बल पे सलवार उतारा था उन लोगों ने। ये तो सबसे बड़ी बात है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, आप इसको लेकर के क्यों ये कर रहे हैं? हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं, आप गलत कर रहे हैं। कौन सा गलत बता दीजिए, कहां गलत हूं मैं? 95% आप ये बताइए, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप अपने 5 पुश्त पीढ़ी जो है पीछे जाकर के बताइए, हिंदू ना निकले तो बता देना मुझे। 5 पीढ़ी पीछे चले जाइए आप। नहीं, हम तो 1857 के गदर वाले लोग, हमारे दादा परदादाओं ने अपना राजपाट देश। हाँ तो मैं गदर वाले अभी से नहीं कह रहा हूं, मैं गदर वाले जब आजादी, जब औरंगजेब जब आए थे उस समय आपकी जो पीढ़ी थी उसकी पीढ़ी का निकालिए ना। जब औरंगजेब आए थे, जब बाबर जब आया था यहाँ पे, जब बाबर यहाँ पे आया था तो कौन था? आपको तो भाई अरब के लोग मुसलमान मानते नहीं, आप अपने आप को मुसलमान, अरब के जब जाते हैं आप तो अरब के लोग मानते हैं क्या मुसलमान आपको? कहाँ मानते हैं भाई साहब आपको? वो आप लोगों को मुसलमान नहीं मानते अरब के लोग, वो बोलते हैं असल मुसलमान हम हैं। वो पाकिस्तान के लोगों को भी मुसलमान नहीं मानते, बांग्लादेशियों को भी नहीं मानते। वो असल और नकल हिंदुस्तान में होता है, आर्ज और मनु। नहीं भाई, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। जो आप लोग को हिंदू बोलते हैं वो वहां पर जाकर के आप हिंदू कहलाते हैं, हिंद के लोग कहते हैं आपको मुसलमान नहीं कहते, वो ऑन रिकॉर्ड है। मुसलमान नहीं मानते आप क्योंकि आप लोग कन्वर्टेड हो। कन्वर्टेड लोगों को मुसलमान नहीं मानते अरब के लोग, कन्वर्टेड लोगों को नहीं मानते भाई। मैं थोड़ी मान लूंगा इसका प्रमाण क्या है? अभी आप गूगल पे अभी आप ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा। अरब के लोग कभी नहीं मानते आपको मुसलमान, कन्वर्टेड लोगों को मुसलमान नहीं मानते। जो ओरिजिनली अरब के लोग हैं, जहां पर मोहम्मद साहब आए थे ना, उनके वंशज और उनके बनाए हुए लोग जो है उसी को मुसलमान मानते हैं। आप लोग उनके लिए नकली मुसलमान हो, आप लोग उनके लिए नकली मुसलमान। चलिए ठीक है। मैं राहुल आनंद जी से करूँ। राहुल जी, क्या ये जो संघर्ष है जातीय संघर्ष में बदलता जा रहा है? देखिए, इसको किसी प्रकार की जातीय संघर्ष देने की आवश्यकता नहीं है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हम जब सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान की बात करते हैं तो कहीं कोई चूक अगर हुई है तो उसको एक घटना के तहत देखा जाए और इसको जात के तहत ना देखा जाए। और जो हमारे विपक्ष के जो साथी हैं उनके लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि चले थे कहाँ जाने के लिए, जाना है कहाँ ये मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। इसलिए तथ्यों की जानकारी लेकर बैठे और तो चर्चा और बहस करने में मजा भी आएगा और चीजों की अस्पष्टता भी होगी और उसका गुणगान भी गाया जाएगा। जो आपके जो सम्मानित दर्शक जो चीजों को देख रहे हैं उनसे मैं बिल्कुल इस चीज के लिए कहता हूं कि समाज में किसी प्रकार का द्वेष फैलाने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सरकार की ये मंशा पे किसी प्रकार का शंका करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी आपका, सैफ आनंद जी आपका और अंजनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े, अपनी बातें रखी, लेकिन जो आशंका और जो कह रहे हैं कि बात फैलाने की, इस तरह की कोई बात नहीं। सरकार की मंशा पे किसी को कोई सवाल नहीं है, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री अपनी मंशा को सही करते हुए जो न्यायिक जांच का आदेश देते हैं उस पर सवाल तब उठ जाता है जब उन्हीं की पार्टी का केंद्रीय मंत्री इसके विरोध में आकर के जाँच आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ही भरत भूषण को अपराधी करार दे देता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।